Dear students, welcome to this next lecture of your MSc Final Mathematics paper 5th Theory of Generalized Functions. Uh, in the previous term, we were discussing Frobenius method to obtain series solution of ODEs around regular singular points. Now we will continue that previous lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिशियल इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं और इंडिशियल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो नॉन पैरामीटर के है उसे हम लोग फाइंड करते हैं और उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि जो के की जो वैल्यूज आ रही हैं उनका डिफरेंस क्या है, इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, और अगर इंटीजर है तो आगे वो क्या कॉफिशिएंट को इंडिटरमिनेट या इनफाइनाइट बनाता है या फिर के की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं. Depending upon these different possibilities, we have 4 cases in the Frobenius method. Now today we will continue that case 1. We had taken this problem 9x1 minus xy double dash minus 12y dash plus 4y equals 0 और इस प्रॉब्लम का फ्रोबेनियस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर x is equal to 0 और x is equal to 1 दोनों ही इसके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं. So and we were trying to obtain series solution of this particular ODE in the powers of x, or you can say in the neighborhood of x equals 0. So what we did, we assumed a function, a series like this, y equals this summation r equals 0 to infinity, and this term there, this series we assumed to be series solution of this particular ODE around x equals 0. After substituting, we got this expression, and then for initial equation what we did, we actually, this summation is from r equals 0 to infinity and the second summation is also from r equals 0 to infinity. To obtain the values of k, or you can say to obtain the initial equation, what we did, we equated to 0 the smallest power of x here, coefficient of smallest degree terms in x, and the smallest degree term in x is k, x to the power k minus 1, which we will get putting r equals 0 here. When we did this, we got k equals 0 and 7 by 3. The difference, these two values are not equal and their difference is non-integer also. This is problem of case 1. Now what we have to do next is, देखिए यहाँ पर जो difference है x की जो दो powers में, वो जो डिफरेंस हम लोग k और r दोनों को यहाँ लिख के ही डिफरेंस पता करेंगे. तो डिफरेंस जो आ रहा है वो है x टू द पावर, यहाँ पे आ रहा है k माइनस 1 और यहाँ पे आ रहा है x टू द पावर k. आपको बेसिकली इनिशियल इक्वेशन निकाल लेने के बाद और ये पता लगा लेने के बाद कि वो केस 1 या केस 2 या किस केस की प्रॉब्लम है, आगे आप लोगों को एक मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ. आप क्या करिए कि जो दोनों या तीनों जितने भी यहाँ पर टर्म्स आ रहे हो, जैसे यहाँ पर दो समेशंस आ रहे हैं, तो दोनों ही समेशंस में आप r की वैल्यूज रख करके देखिए. जैसे यहाँ r की वैल्यू 0 रखेंगे तो इससे आपको कौन कौन से टर्म्स मिलेंगे. जो फर्स्ट समेशन में जब आप r की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो x की पावर k माइनस 1, फिर आपको मिलेगा x की पावर k, x टू द पावर k प्लस 1 एंड सो ऑन. और जो सेकंड समेशन है, यहाँ से आपको मिलेगा x टू द पावर k प्लस 1 एंड सो ऑन. तो देखिए यहाँ पर करना ये होता है आपको कि सेपरेटली यू हैव टू इक्वेट टू 0 coefficients of those degree terms in x which appear in only one place या in only one series expansion. पहला तो काम आपको ये करना है. जैसे यहाँ पर x to the power k minus 1 वाला जो टर्म है ये केवल फर्स्ट समेशन में आ रहा है, और x की पावर k, x की टू द पावर k प्लस 1, x टू द पावर k प्लस 2 और आगे जितने भी हायर डिग्री टर्म्स हैं ये सारे के सारे आपके दोनों ही समेशन में नजर आएंगे. तो जो अकेला एक ही टर्म में नजर आ रहा है x टू द पावर k माइनस 1, हम लोग उसका कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे 0. वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके कोएफिशिएंट को 0 करके हम लोगों ने इनिशियल इक्वेशन निकाली थी, राइट. अब मैं आपको एक स्पेशल केस जैसे बताता हूँ. सपोज करिए कि यहाँ पर आपको मिला होता है x टू द पावर k प्लस r माइनस 2 और यहाँ पर x टू द पावर k प्लस r होता. उस केस में क्या होता कि जब r माइनस 2 होता तो r की जगह 0 लेने से x टू द पावर k माइनस 1 और r की जगह 1 लेने से r की जगह 0 लेने से x टू द पावर k माइनस 2 और r की जगह 1 लेने से x टू द पावर k माइनस 1 मिलता, अगर यहाँ पर x टू द पावर k प्लस r माइनस 2 होता उस केस में. और यहाँ पर यही रहता तो x की पावर k, k प्लस 1 एंड सो ऑन.
उस केस में क्या होता कि दो ऐसे टर्म होते, दो ऐसे x में जो ऐसे टर्म्स होते जो केवल फर्स्ट समेशन में अकर करते और दूसरे समेशन में अकर नहीं करते, और वो जो टर्म्स होते वो होते x to the power k-2 और x की पावर k-1, जब यहाँ पर x की पावर k plus r-2 होता। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में x की पावर k-1 के कोएफिशिएंट को भी जीरो करते हैं और उसके बाद x to the power k-2 के कोएफिशिएंट को भी जीरो करते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर केस 1 में और इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि केवल एक ही टर्म ऐसा है जो कि सिंगल एक ही समेशन में नजर आ रहा हो x to the power k-1, और उसके कोएफिशिएंट को हम लोग ऑलरेडी जीरो करके इनिशियल इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बचे हुए टर्म्स के कोएफिशिएंट को जीरो करेंगे। मतलब अब x की पावर k प्लस 1, और लेकिन बारी बारी से जीरो ना करके एक जनरल टर्म लेते हुए उसके कोएफिशिएंट को जीरो करेंगे, जिससे ये सारे कोएफिशिएंट्स बारी बारी से जीरो होते जाएंगे, राइट। और उससे हमें फायदा क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान शब्दों में, अगर सपोज करिए कि आप x to the power k का कोएफिशिएंट जीरो कर रहे हैं, तो x to the power k यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ फर्स्ट समेशन में x to the power k आपको तब मिलेगा जब आप r की जगह पे 1 रखेंगे, राइट। जब आप r की जगह पे 1 लेंगे तो आपको x to the power k का कोएफिशिएंट मिलेगा, और r की जगह 1 रखने से यहाँ से आपको c1 मिलेगा, c1 के साथ में कुछ और भी टर्म यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट उसके साथ में मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसकी पावर k आपको तब मिलेगा जब आप इस सेकंड समेशन में r की जगह 0 रखेंगे। तो अगर आप सपोज थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x to the power k, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power k को आपने 0 किया तो आपको c1 into समथिंग प्लस c0 into समथिंग, और आपने इसको 0 किया तो आपको इस तरह से 0 मिल गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि c1 को निकाल सकते हैं समथिंग इनटू c0, राइट। ये बात समझ में आई। ठीक, इसी तरह से अगर आप x to the power k plus 1 के कोएफिशिएंट को 0 करते तो आपको c2 और c1 में रिलेशन मिल जाएगा, और c1 c0 के टर्म्स में है तो उस तरह से c2 भी c0 के टर्म्स में आ जाएगा। इस तरह से करते करते सारे के सारे कोएफिशिएंट्स c1 c2 c3 c4 c5 ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आप लोग c0 के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और फिर फाइनली उसको पुट करके आप लोग सीरीज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, k की दोनों अलग अलग वैल्यूज के लिए, एक वैल्यू k की 0 है उसके लिए अलग सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे, k की अलग वैल्यू दूसरी वैल्यू 7/3 है उसके लिए अलग सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे, और अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन कर देंगे। लेकिन इस तरह से सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जैसे c1, c2, c3 सबको c0 के टर्म्स में बारी बारी से निकालना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, और ये एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x to the power k-1 तो सिंगल समेशन में एक ही पहले वाले समेशन में अकर कर रहा था, उसको हम लोग अलग ऑलरेडी 0 करके इनिशियल इक्वेशन निकाल चुके हैं। बाकी सबके कोएफिशिएंट्स की को अलग अलग 0 करने के बजाय हम डायरेक्ट एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं, और वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधे ये जो ये स्मॉलेस्ट पावर है, मतलब r की वैल्यू को 0 रखे बिना ही जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म दिख रहा है, डायरेक्ट उसके कोएफिशिएंट को 0 करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या k प्लस r को सपोज करिए k प्लस r की वैल्यू सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि k प्लस r की वैल्यू z है, और यहाँ रखने के बाद आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं। इफ यू फर्दर फैक्टराइज दिस वी गेट समथिंग लाइक 3 times sigma r equals 0 to infinity, then cr k plus r into 3k plus 3r minus 7 x to the power k plus r minus 1 minus summation r equals 0 से infinity cr 3k plus 3r minus 4 3k plus 3r plus 1 x to the power k plus r equals 0। ये मैंने क्या किया है, फैक्टराइज करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है इस एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x to the power
k प्लस r माइनस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट x टू द पावर k प्लस r माइनस 1 के कोएफिशिएंट में cr इनटू दिस ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सेकंड समेशन में जब हम x टू द पावर k प्लस r माइनस 1 का कोएफिशिएंट सर्च करेंगे तो हमको r की जगह पे r माइनस 1 करना पड़ेगा इस पूरे में, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर x टू द पावर k प्लस r माइनस 1 मिलेगा और यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली आपको cr माइनस 1 मिल जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट? You will get something like CR इक्वल्स, और इसको जीरो करने के बाद में हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा 3k प्लस 3r माइनस 2, 3k प्लस 3r माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स k प्लस r, 3 टाइम्स k प्लस r। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलेगा CR माइनस 1 और यहाँ पर आप R की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए जो मैं अलग अलग आपको C1 C2 C3 के बारे में बता रहा था वो डायरेक्ट आप यहाँ से सीधे इसमें अब आप R की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे, आपको C1 C2 C3 सब अपने प्रीवियस कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में मिलते जाएंगे और अल्टीमेटली आप C1 C2 C3 सभी को C0 के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि k की दो वैल्यूज आई हैं, बारी बारी से हम लोग k की जगह 0 और k की जगह 7/3 लेते हुए सारे के सारे कोएफिशिएंट्स को डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे मैं आसान केस k इज इक्वल टू 0 वाला लेकर के अभी आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने k इज इक्वल टू 0 लिया तो k इज इक्वल टू 0 ले लेने पर हम लोगों को जो CR मिला वो मिल गया हम लोगों को 3 k की जगह हम लोगों ने 0 लिया है, सो 3r माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3r माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3r इंटू CR माइनस 1। हम लोगों ने डायरेक्टली k की जगह यहाँ पर 0 ले लिया है, ठीक। 3r माइनस 2 डिवाइडेड बाई यस 3r CR माइनस 1, ठीक, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग C1 C2 सब डिटरमाइन करते जाएं, जैसे C1 हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो C1 के लिए r की जगह 1 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा 1/3 C0, ठीक है, 1/3 C0। सिमिलरली हम लोग अगर C2 डिटरमाइन करेंगे तो C2 हम लोगों को क्या मिलेगा? C2 डिटरमाइन करने के लिए हम लोग r की जगह 2 रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 6 C1, यानी कि 2/3 C1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, और अगर हम लोग आगे 1, ठीक है, अगर हम लोग C1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा डायरेक्टली हम लोग को, या फिर हम लोग इसको 4/6 ही अगर रहने देते तो हम लोग सीधे कह सकते हैं 1/3 4/6, क्योंकि हम लोग यहाँ जब C1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से C1 की वैल्यू 1/3 C0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग इसको कह पाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 C0, राइट। ये आपको C2 मिला C0 के टर्म्स में, C1 मिला C0 के टर्म्स में। अगेन इफ यू डिटरमाइन C3 तो आपको C3 आपको किस तरह से मिलेगा? C3 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 2 7 और यहाँ पर 9, मतलब आपको 1 4 7 डिवाइडेड बाई 3 6 9 C0, क्लियर। तो इस तरह से सारे कोएफिशिएंट्स हम लोग C0 के टर्म्स में निकाल लेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग k इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी, और फिर आपको ये सारे कोएफिशिएंट्स उठा करके जो आपका सीरीज सॉल्यूशन आपने अज्यूम किया था उसमें पुट करेंगे। आपने क्या अज्यूम किया था? y इक्वल्स r इक्वल्स समेशन r इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी CR x टू द पावर k प्लस r, और वो भी अभी आप केस 1 यानी केस 1 में है और उसमें भी k इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मिला y इक्वल्स सिग्मा r इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी CR x टू द पावर r, और इस समेशन को ओपन कर देंगे और सारे कोएफिशिएंट C0 के टर्म्स में रखने के बाद C0 कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा C0 के साथ में 1 प्लस 1/3x प्लस 1 into 4 3 into 6 to x square प्लस 1 4 7 3 6 9 x cube and so on, राइट। अब यहाँ पर C0 मैंने आपसे कहा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक इंडिटरमिनेट क्वांटिटी है। हम लोग अगर इसको सपोज करें ये a है और ये जो पूरी सीरीज है ये u है, तो इस तरह से हम लोगों ने y इज इक्वल टू AU करके एक सीरीज सॉल्यूशन निकाल लिया है, डिटरमाइन कर लिया है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a के साथ में k इज इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली k इज इक्वल टू 7/3 के लिए भी हम लोग सारे के सारे कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन कर लेंगे, और वहां पर भी हम लोग इस तरह से जो सीरीज सॉल्यूशन डिटरमाइन अज्यूम किया था उसमें k और सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद में y डिटरमाइन कर लेंगे। y आपको मिल जाएगा, अगेन यू विल गेट समथिंग लाइक C0 x टू द पावर
k प्लस r होता है, यहाँ पर मुझे r लिखना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर मुझे k प्लस r लिखना चाहिए, जबकि k जो है वो 0 है, तो सी आर एक्स टू द पावर r है। लेकिन इस सेकंड वैल्यू जो k की मिली है 7/3, उसमें k की वैल्यू जब यहाँ 7/3 रखेंगे तो x टू द पावर 7/3 कॉमन हो जाएगा, तो हम x टू द पावर 7/3 कॉमन ले लेते हैं पूरे समेशन में से, और अंदर जो आपको टर्म्स मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिलेंगे 8/10, या आप सॉल्व करिएगा इसको तो आपको इसी तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा 8 × 11, 10 × 13, x स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अल्टीमेटली c नॉट को फिर से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को b, और इस पूरी जो ये एक आपको सीरीज मिल रही है इसको आप v एज्यूम कर लें, तो यहाँ से आपको दूसरा सीरीज सॉल्यूशन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b के साथ मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे au प्लस BV, y इक्वल्स AU प्लस BV, राइट। तो इस तरह से केस 1 की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई केस सेकंड की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि कोई कोफिशिएंट से इनडिटर्मिनेट हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होगा, तो उसको समझाने के लिए भी मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड की एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो आपके सामने है, इस प्रॉब्लम में हम लोग अगर देखें तो x is equal to 0 is a regular singular point, and since it is a regular singular point, then according to the Frobenius method we assume this type of series solution, and after substituting y dash, y double dash, all these values in this differential equation, we get some expression, and that expression when factorized properly and simplified we get this expression now. अब ये एक्सप्रेशन मिल जाने के बाद में हम लोग का जो पहला काम है वो हम लोग को इंडिशियल इक्वेशन चाहिए। इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट पावर जो कि x की पावर k है, तो व्हाट वी विल डू, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k we will equate to 0 to get the initial equation, and thus we get from here we will get k plus 3, k minus 3 to c naught equals 0. And since c naught is not equal to 0, c naught is not equal to 0, here I should mention it, c naught is not equal to 0, it's an indeterminate arbitrary constant. So हम लोग को k की जो दो वैल्यूज मिल रही हैं प्लस माइनस 3 मिल रही हैं, k की दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, बट जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है। 6 is an integer. तो जब ये डिफरेंस इंटीजर आ जाता है, so either this is a problem of case second और दिस इज प्रॉब्लम ऑफ केस थर्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब यहाँ पर हम लोग को ये डिटरमाइन करना होगा कि के की इन दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू, मतलब k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -3 में से कोई एक वैल्यू कोफिशिएंट्स को इनडिटर्मिनेट या इनफाइनाइट बना रही होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाएंगे कि केस सेकंड या केस थर्ड की प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर और x की जो पावर्स आ रही हैं k प्लस 1, k प्लस 2, यहाँ पर x की पावर k प्लस 1 से शुरू हो रही है, तो केवल x टू द पावर k ही एक अकेली पावर ऐसी है, जो टर्म ऐसा है जो केवल एक ही समेशन में अकर कर रहा है, दूसरे में नहीं, तो उसको हम लोग ऑलरेडी जीरो कर ही चुके हैं। अब डायरेक्टली हम लोग रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे, और रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will equate to 0 the coefficient of, इसमें सीधे सीधे जो देखेंगे तो हम लोग को x to the power k plus m, coefficient of x to the power k plus m को हम लोग सीधे सीधे 0 करेंगे। when we equate to 0 this coefficient we get k plus m plus 3, k plus m minus 3 multiplied by cm equals 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी और भी टर्म हम लोग को मिलेगा k प्लस एम प्लस 3, k प्लस एम माइनस 3 सी एम, और यहाँ पर भी आप लोगों को x टू द पावर k प्लस एम मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब आप m की जगह पे m माइनस 1 पुट करेंगे, तो साथ में सी एम भी है यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस k प्लस m सी एम माइनस 1, k प्लस m सी एम माइनस 1 equal to 0. So it gives you Cm in terms of Cm minus 1. That's why it is called recurrence relation. K plus m plus 3, k plus m minus 3, Cm minus 1, right? अब देखिए k की जो दो वैल्यूज आपको मिली हैं,
एक तो आपको मिली है k की वैल्यू 3 और एक वैल्यू आपको मिली है k की वैल्यू -3, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से C1 फाइंड करें तो C1 हम लोगों को क्या मिलेगा? C1 हम लोगों को मिलेगा k, आप k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट ना करें, सीधे C1 देखिए क्या मिल रहा है k के साथ में, माइनस k प्लस 1 k प्लस 4 इंटू k माइनस 2 C0, ठीक है। ठीक, अब अगर C2 डिटरमाइन करेंगे तो C2 आपको मिल जाएगा नेगेटिव k प्लस C2 नेगेटिव माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 5 k माइनस 1 C1, और C1 की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको आप और देख सकते हैं क्या मिल रहा है आपको, C3 आपको मिलेगा माइनस k प्लस 3 नेगेटिव k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 6 और k C2, यहाँ पर अगर हम लोग C2 की वैल्यू रखें C1 के टर्म्स में आएगी और C1 की वैल्यू C0 के टर्म्स में आएगी, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, C1, C2, C3 सारे कोफिशिएंट्स को C0 के टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी तक ना तो कोई भी कोफिशिएंट इंडिटरमिनेट हुआ है ना तो इनफाइनाइट, क्योंकि जो k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है k की वैल्यू 3 और जो दूसरी वैल्यू आ रही है -3, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जरूर हो जाएगा जब k की वैल्यू आप -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा C3, कोई बात नहीं। अभी हम लोग और भी कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। C4 आपको क्या मिलेगा, C4 you will get minus k plus 4 और C4 के लिए k plus 7 और k plus 1, तो अपॉन k plus 7 k plus 1 C3, C5 you will get minus k plus 5 k plus 8 k plus 2 C4 and C6 you will get minus k plus 6 k plus 9 k plus 3 C5, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि जो आपका C6 है यहाँ पर, ठीक ध्यान से समझिएगा, C6 में आपको डिनोमिनेटर में k plus 3 मिल रहा है, ठीक, और अगर आप लोग k plus 5 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, C4 के टर्म्स में आएगी, C4 की वैल्यू C3 के टर्म्स में आएगी और C3 की वैल्यू में जब आप देखेंगे तो वो C2 के टर्म्स में आएगी, साथ में आपको k plus 3 यहाँ भी मिल रहा है न्यूमरेटर में, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस C6 कोफिशिएंट जो है उसमें k plus 3 आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में मिलता हुआ दिख रहा है, साथ में कुछ और भी टर्म्स मिलेंगे। अल्टीमेटली आप इसको C0 के टर्म्स में अगर लिखने की कोशिश करें, लेकिन आप लोगों को k plus 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप k की वैल्यू दो जो मिली थी आपको, एक +3 एक -3, अगर आप k की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली C6 जो है वो 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं C6 जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा तो यानी कि ये केस सेकंड की प्रॉब्लम है। अब ये पता चल जाने के बाद में कि ये केस सेकंड की प्रॉब्लम है तो हम लोग को आगे क्या करना है। तो केस सेकंड की प्रोसेसिंग ये होती है कि आप लोगों को पहले तो दो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई विच के, ध्यान से समझिएगा, विच के, और दूसरी चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है विच कोफिशिएंट, विच के और विच कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो हम लोग C0 की बात करते हैं वो एक आर्बिट्रेरी C0 को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और साथ ही साथ में इनडिटरमिनेट भी मैंने आपको बोल रखा है कि वो एक इनडिटरमिनेट होता है, मतलब इसकी कोई हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं लेके चलते, कोई भी वैल्यू हम लोग C0 को दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक कोफिशिएंट जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है और वो कोफिशिएंट है C6
जो कि इंडिटरमिनेट हो गया है, और C6 के पहले जो C5, C4, C3 उनमें से कोई भी कॉफिशिएंट इंडिटरमिनेट नहीं हुआ है, और जो कॉफिशिएंट इंडिटरमिनेट हुआ है वो k इज इक्वल टू -3 के लिए हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला जो आपको आइडेंटिफाई करना था विच k, तो उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है वो है k इज इक्वल टू -3, और जो दूसरा क्वेश्चन था विच कॉफिशिएंट, दैट कॉफिशिएंट इज C6, राइट। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास में एक C0 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिटरमिनेट पहले से था, और अब इन एडिशन टू C0 आपको एक C6 भी एक आर्बिट्रेरी इंडिटरमिनेट कॉफिशिएंट आपको मिल गया, मतलब जिसकी आप कोई वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे C6 की। तो एक दो इंडिटरमिनेट, दो आर्बिट्रेरी थिंग्स आपके पास ऑलरेडी, कॉफिशिएंट्स आपके पास ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, और वो दोनों k इज इक्वल टू -3 के लिए आ चुके हैं, ठीक। जब आप सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन समझ रहे हैं, डील कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें आपको सॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो किस फॉर्म में मिलेगा, au प्लस bv। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, केवल दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, a और b। तो आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आप लोगों को पहली चीज तो ये कि जो k की दूसरी वैल्यू थी k इज इक्वल टू 3, उसको आप लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। k इज इक्वल टू 3 के लिए आप इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप केवल ओनली प्रोसीड फॉर k इज इक्वल टू -3, और k इज इक्वल टू -3 के लिए जब प्रोसीड करेंगे तो जैसे y आपको मिला था सिग्मा cm, आपने एज्यूम किया था k प्लस m, k की वैल्यू -3 है, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -3 बाहर आ जाएगा, और अंदर आपको मिलेगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आपको कहीं ना कहीं c6 x टू द पावर 6 प्लस c7 x टू द पावर 7 एंड सो ऑन, इस तरह से मिल जाएगा। अब अगला काम आपका ये है कि C6 के जो पहले के जो टर्म्स हैं, यानी C0 से लेकर C5 तक, वो आप सभी C0 के टर्म्स में निकाल पा रहे थे, आप कर सकते हैं इसको पूरा। तो आपको C0 के टर्म्स में वो सारे के सारे कॉफिशिएंट्स C6 के पहले के मिल जा रहे थे, और C6 के जो बाद के कॉफिशिएंट्स हैं C7, C8, C9, वो आपको C6 के टर्म्स में मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप C7 निकालेंगे यहाँ से, तो आप लोगों को C7 जो मिलेगा वो C6 के साथ में, यानी उसमें C6 के टर्म्स में मिलेगा, C8 C7 के टर्म्स में मिलेगा, और C7 C6 के टर्म्स में आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आपको करना ये होगा कि यू हैव टू डिटरमाइन ऑल कोएफिशिएंट्स, और वो भी k इज इक्वल टू -3 के लिए, केवल k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू 3 को आपको छोड़ देना है। डिटरमाइन ऑल कोएफिशिएंट्स फॉर k इज इक्वल टू -3 in terms of C0 and C6। C0 आपका ऑलरेडी एक इंडिटरमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और C6 आपको अभी तुरंत आपको मिला है केस सेकंड की प्रॉब्लम होने के कारण से। तो आप करेंगे क्या कि सारे कॉफिशिएंट्स को, जो कॉफिशिएंट C0 के टर्म्स में आ रहे हैं उन्हें C0 के टर्म्स में कर लेंगे, जो कॉफिशिएंट C6 के टर्म्स में आ रहे हैं उन्हें C6 के टर्म्स में कर लेंगे, और फिर आप C0 इंटू समथिंग और प्लस C6 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख करके C0 को सपोज करेंगे A और C6 को सपोज करेंगे B, तो अगेन और x टू द पावर -3 को आप अंदर ले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, AU प्लस BB। तो इस तरह से सीरीज सॉल्यूशन आप लोग डिटरमाइन करते हैं इन द सेकंड केस। अब बात करते हैं जो k की एक वैल्यू छूट गई, यानी कि k की वैल्यू दो आई थी, एक +3 और एक -3। तो अगर आप लोग k इज इक्वल टू 3 की बात करें, तो k इज इक्वल टू 3 एक्चुअली छोड़ा नहीं गया है। अगर आप k इज इक्वल टू 3 के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से एक बार इसको आप लोग जरूर करिएगा आज, और k इज इक्वल टू 3 के लिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, तो जो C0 और C6 के जो अलग अलग जो दो सीरीज एक तरीके से या दो टर्म्स आपको मिल रहे हैं, इन्हीं में से एक में k इज इक्वल टू 3 वाला सीरीज छुपा हुआ मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग k इज इक्वल टू 3 को एक्चुअली छोड़ नहीं रहे, वो ऑलरेडी इन दोनों में, इन्हीं दोनों में से किसी एक सीरीज में ऑलरेडी वो सीरीज यहाँ पर है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग केस सेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोगों को केस थर्ड और केस फोर की प्रॉब्लम्स जो है, केस थर्ड में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई केस थर्ड में कोई ना कोई कोएफिशिएंट जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और केस फोर में क्या होगा कि जो k की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को घर पे इस काम को करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, ये बार आप लोग ऑलरेडी भी बीएससी सेकेंडरी में पढ़ चुके हैं, और हम लोगों को सीधे आना है लीजेंडर और बेसेल्स एंड फॉलोड बाय अदर लाइक हाइपरज्योमेट्रिक, हर्माइट, लेग्यूरे।
तो इस तरह से हम लोग को आगे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोग यहाँ पर सीरीज सॉल्यूशन जो आप लोग को ऑलरेडी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, सपोज करके चल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी बीएससी सेकेंड ईयर के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चुके होंगे। एक बार आप लोग केस 3 और केस 4 की प्रॉब्लम्स आज जरूर ट्राई कर लीजिएगा।